हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। कैसे हो आप लोग सभी। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उत्तराखंड टेट पेपर के लिए। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तराखंड टेट की एसएसटी के बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। और इस प्रकार के प्रश्न ही आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में भी। आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग करेंगे, तो वो है हमारा कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था। तो क्या वो ब्रह्मा समाज था, क्या आर्य समाज, क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, क्या रामकृष्ण मिशन था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई थी और ये ब्रह्मा समाज जो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था वही आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन रहा है। अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो सही आंसर होगा वुड के घोषणा पत्र को, वुड के डिस्पैच को 1854 में आया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में। तो इसे ही हमारे भारतीय शिक्षा का अधिकार पत्र कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि वो है कि किस सिद्धांत का यह अर्थ है कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन के शिक्षा प्रभाव जो है वो जन साधारण तक पहुंचे। तो ये सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही है। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, ड्रॉन वाइड फिल्ट्रेशन थ्योरी जिसे कहा जाता है, यही वो सिद्धांत था जिसमें कहा गया था कि शिक्षा तो उच्च वर्ग के लोगों को, पैसे वाले लोगों को दे दी जाए और जो उनके यहाँ कामकाज करने वाले या उनके जो संपर्क में रहने वाले जो लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, तो उन तक ये शिक्षा छन छन तक पहुँच जाएगी। अगले प्रश्न की अगर बात की जाएगी तो अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से बिछवाई गई थी किसके द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1853 में 16 अप्रैल के दिन इंडिया के अंदर पहली ट्रेन चली थी। तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अच्छा क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, अकबर के समकालीन है। और अकबर का जो टाइम पीरियड है इस गद्दी पर, जो मुगलों की गद्दी पर बैठा अकबर, तो बैठा था 1556 में और 1605 ईस्वी तक शासन किया था अकबर के द्वारा। अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे तो वो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे कहा जाता है। देखो भाई, पहला मुस्लिम आक्रमण इंडिया पर जो सफल आक्रमण किया वो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में किया था। लेकिन उसके बाद फिर महमूद गजनबी भी 1000 ईस्वी में आया। लेकिन क्वेश्चन बन रहा है हमारा कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो वो है मोहम्मद गोरी, क्योंकि मोहम्मद गोरी 1175 में इंडिया पर आक्रमण किया था। उसके बाद 1178 में पाटन का युद्ध, 1191 में तराइन का पहला युद्ध, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध और 1194 में चंदावर का युद्ध लड़के और अपने जो एक गुलाम था, उसका जो स्लेव था, उसको यहाँ छोड़ गया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर अपने शासन की शुरुआत करी थी और दिल्ली सल्तनत नामक एक वंश की स्थापना, मतलब एक सल्तनत चलाया और उसमें गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे हम लोग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकारक थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है। महमूद गजनबी के साथ भारत आया अल बरूनी और महमूद गजनबी का इतिहासकारक कहा जाता है अल बरूनी को। ओके, अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे तो वो है हमारा कि महमूद गजनबी किस वंश का शासक था। अगला प्रश्न है महमूद गजनबी से संबंधित कि महमूद गजनबी किस वंश का शासक था। तो यामनी, गुलाम, खलजी या तुगलक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है, यामनी वंश का एक शासक रहा है। अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे।
शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो किसने शक संवत की स्थापना करी थी, शुरुआत करी थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी और यही भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे तो वो है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? मतलब कौन से युग की, कौन से इतिहास की सभ्यता रही है सिंधु सभ्यता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड की, जिसे आदि इतिहास कहते हैं। ये जय लिखा हुआ है यहाँ पर, इसे कहेंगे आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो वो है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर? क्या वो आत्मा और ब्रह्मा पर, क्या कर्मकांड पर, या यज्ञ प्रणाली पर, या मात्र शक्ति पर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट है। अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे तो ध्यान रखेंगे संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? क्या मुंबई में हुआ, क्या कलकत्ता में हुआ, क्या लाहौर में हुआ, क्या दिल्ली में हुआ? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट है। दिल्ली के अंदर पहला अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे तो वो है हमारा कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? क्या 1945 में, 1940 में, 1947 में, 1948 में? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव आयोजित हो गए थे या संपन्न भी कराए गए थे। अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे तो वो है हमारा कि 11 दिसंबर 1940 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, परमानेंट चेयरमैन बनाया गया था? तो सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान के अध्यक्ष कहलाते हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही चुने गए, संविधान सभा के द्वारा चुने गए पहले राष्ट्रपति भी थे। 24 जनवरी 1950 को इन्हें राष्ट्रपति चुना गया था, और उसके बाद जनता के द्वारा इनको जो इलेक्ट किया गया था 1952 में किया गया था राष्ट्रपति के पद पर। अगली बात हम लोग करेंगे अगले प्रश्न की, तो वो है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं? तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, देखो भाग नंबर जो 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, उसके आर्टिकल है 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, और अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़े गए थे वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो कब राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई बैंक का? तो उसका सही आंसर होगा 1949 में आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1 जनवरी 1949 को, और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए। और आरबीआई बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑसबॉर्न स्मिथ। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है हमारा कि बैंक दर वह दर होती है जिस पर क्या होता है कि आरबीआई जो है वो वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। बैंक रेट वह रेट होती है जिस पर आरबीआई बैंक जो है वो वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे तो वो है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो सही इसका आंसर क्या होगा कि भारत में खाने वाली सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? तो क्या चावल है, क्या गेहूं है, क्या गन्ना है, क्या चना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट है। चावल जो है वो सबसे प्रमुख फसल है, खाद्य फसल है, खाने की फसल है भारत की। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? तो कब होता है सूर्य ग्रहण? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि जब पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है, क्या तब? क्या ऑप्शन नंबर बी है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में धरती आ जाती है, तब? क्या ऑप्शन नंबर सी है हमारा कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण स्थिति में होते हैं? या ऑप्शन नंबर डी है इसका कोई निश्चित समय नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका बिल्कुल राइट है। ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा, और चंद्रमा चारों ओर चक्कर लगाते लगाते आ जाता है सामने।
सामने आ गया तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है वो चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य से पड़ने वाली रोशनी जो है वो पृथ्वी पर स्पष्ट नहीं पड़ पाएगी, इसीलिए क्या हो जाता है, तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो जब पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट चला जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं वो ग्रह कौन से हैं। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में रहकर क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। किसके बीच में रहते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे तो वो है हमारा कि मानचित्र पर स्थित अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो एक हमारा मानचित्र होता है और इस पर ये अक्षांश देशांतर रेखा इस प्रकार से, और ये हमारी अक्षांश रेखा है ये वाली, तो ये इनके बारे में सही कथन क्या है कि दोनों समांतर है एक दूसरे के, नहीं, दोनों एक दूसरे के लंबवत है। जी हाँ, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों एक दूसरे के लंबवत। लंबवत का मतलब होता है एक लाइन नीचे कि ऐसे करके लंबवत हजार है, समकोण की स्थिति पर है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, एक दूसरे के लंबवत काटती हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपस में। अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे तो वो है कि आंध्र प्रदेश एक भाषीय राज्य के रूप में गठित हुआ था। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था वो है आंध्र प्रदेश। तो कब इसका गठन हुआ था, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट है। 1953 में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ओके, अगले प्रश्न की हम बात करेंगे तो वो है हमारा कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लगी हुई है। देखो भाई 8 तो राज्य हैं और प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, तो टोटल मिला के 9 हमारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा स्पर्श करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही चला जाएगा। और इसके अलावा एक देश भी अपनी सीमा स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश से, नेपाल देश। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे तो वो है हमारा कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम कौन सा है। जैसे अगर ये बात हम लोग करें, ये हमारा तटीय भारत है और इस तटीय भारत में ये पूर्व साइड है, इस दिशा में जिधर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तो यहाँ पर वो जो पूर्वी तट का एक हमारा अन्य नाम है उसका नाम है, सही आंसर होगा कोरोमंडल, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। यहाँ पर कोरोमंडल इसे कहेंगे। कोंकण गोवा वाले तट को कहते हैं, मालाबार केरल वाले तट को कहते हैं, गुजरात के गुजरात वाले तट को कहेंगे और कोरोमंडल हो जाएगा इधर हमारा आंध्र प्रदेश वाला जो एक तट है। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। तो अगर आपको दी गई हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।